हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है। आज अपन बात करेंगे भाई पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए रेगुलर बच्चे जुड़ते हैं उनको तो पता है कि पशुधन सहायक की रेगुलर सीरीज चल रही है और ए पार्ट के अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन रेगुलर लेके आ रहे हैं और वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे प्रकार से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आज भी अपने राजस्थान जीके से क्वेश्चन रहेंगे और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, इसी प्रकार से रेगुलर क्लास रह रही है। तो रेगुलर क्लास में जुड़ा करें और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को और शानदार प्रदान करें, मतलब बहुत ही जबरदस्त तैयारी और भी करें। हमारे साथ जुड़कर इसी प्रकार से आपको रेगुलर पढ़ना है और रेगुलर हमारे साथ बने रहना ताकि आपको रेगुलर अच्छी प्रकार से आपको तैयारी करवा सके। तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। इस बार अपन बहुत ही शानदार मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट कर देंगे। आज का मोटिवेशन क्या रहने वाला है कि ज़्यादा नहीं, बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की ख्वाहिशें पूरी कर सको। इतना सफल बन जाना कि हर किसी के माता पिता हैं उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, अपने माता पिता की ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, इतना कामयाब हो जाना। बस उनके लिए पढ़ना भाई। वो आपके लिए सपने देखते हैं कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा, तो उनके लिए इतना काम कर लेना, पढ़ लेना ढंग से और नौकरी में सफल हो जाना भाई। आपका जिंदगी सफल हो जाएगी भाई। जीवन वो इस प्रकार कहते हैं कि निखर जाएगा आपका जीवन। तो आपको एक थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं, फिर क्लास में अपन पहले क्वेश्चन से क्लास को विधिवत स्टार्ट कर देंगे। तो जानकारी ये है कि आपकी एक हमने व्हाट्सअप नंबर भी जारी कर दिए, तो उस पर बुकलेट रहने वाली है। तो बुकलेट के जरिए आपको 1100 क्वेश्चन, जिसके अंदर राजस्थान जीके, कंप्यूटर साइंस, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और तमाम मतलब जो भी आपका पोर्शन है उसका पूरा पोर्शन एकदम व्यवस्थित रूप से अलग अलग प्रकार से पर्सन को लिए हैं। तो इसी प्रकार से मेरे को व्हाट्सअप नंबर के जरिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहां जाकर मेरे को मैसेज करना कि सर जी बुकलेट वैसे 2 या 3 दिन के भीतर आपका करंट अफेयर्स का जो थोड़ा पोर्शन बाकी रहा है, तो करंट अफेयर्स थोड़ा क्लियर करवा देते हैं, वो भी पर्सन डाल देते हैं ताकि 4 महीने का जो करंट अफेयर्स आएगा वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। और इसी प्रकार से अपनी बुकलेट एकदम व्यवस्थित रूप से बन रही है, तो आप बिल्कुल जरूर खरीदना है उसे। बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। मात्र 49 रुपये में बुकलेट बनी है, वो भी 1100 क्वेश्चन, वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, वो भी एग्जाम में आने लायक सवाल, ऐसे सवालों को लाने की अपने कोशिश की है। तो 2 या 3 दिन के भीतर में और आपको एक बार जानकारी दे दूंगा। अपनी बुकलेट अब लगभग 1000 क्वेश्चन के आसपास बन चुके हैं, लगभग 100 क्वेश्चन बाकी रहे हैं जो अपने करंट अफेयर्स के लिए। तो वो एक बार तैयार हो जाए, फिर आपके लिए बहुत ही शानदार बुकलेट जो व्हाट्सअप जरिए के नंबर में एक नंबर जारी कर दूंगा, उस पर आपको मैसेज करना है। मेरे को कॉल नहीं करेंगे, मैसेज कर लेना कि सर जी मेरे को बुकलेट चाहिए, मेरे को उपलब्ध करवा दो। तो मैं वहाँ जाकर आपको पर्सनल मैसेज करके बुकलेट के जरिए आपको बुकलेट भेज दूंगा, ठीक है, पीडीएफ के जरिए। और आपको डेमो चाहिए तो डेमो के लिए भी मैं एक बार आपको कोशिश करूंगा, डेमो भी दे सकूं तो भेज दूंगा एक बार। लेकिन आप बुकलेट एक बार खरीद लेना, बहुत ही शानदार बुकलेट बनी है और 1100 क्वेश्चन 49 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते, बिल्कुल अच्छी बुकलेट है, इसलिए सभी बच्चे खरीद लेना, ठीक है। अब अपन पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाकी यूट्यूब पर रेगुलर आपको निःशुल्क और 50 क्वेश्चन रेगुलर पढ़ाएंगे, लेकिन बुकलेट में ऐसा है कि भाई जो जिसका पोर्शन भाई कंप्लीट नहीं है, जैसे कि राजस्थान की राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी रहती है उसके अच्छे अच्छे सवाल रहते हैं। मैंने मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से और भी जो अनुच्छेद वगैरह ऐसे सवालों को लाने की कोशिश की ताकि एग्जाम में आपको कोई भी सवाल कहीं से बाहर न चला जाए, इसलिए बुकलेट का भी निर्माण किया। काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर जी नोट्स तैयार नहीं है, हमारे पास नोट्स नहीं है, तो उनके लिए अपन नोट्स की कोशिश की है कि भाई 1100 क्वेश्चन बच्चों को दे दे और बिल्कुल कम मात्र फीस के अंदर देना है, बहुत ज़्यादा पैसे कुछ नहीं लेना, बस हमारा खर्चा निकल जाए, इतना ही कोशिश करनी है ताकि आपका भी भला हो जाए और कहीं हमारा खर्चा निकल जाए और आप अच्छे से पढ़ लो, बस यही कामना है। तो रेगुलर पढ़ो और आराम से पढ़ो। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला ही क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला भाई। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहने वाला भाई, जल्दी से देख के बताओ कि बोराट का पठार स्थित है भाई। बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है, जल्दी से देख के बताओ। 50 क्वेश्चन रहने वाले, वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से। सारे सब्जेक्ट आपके एक ही क्लास में कंप्लीट होंगे। इसी प्रकार से क्लास को अपन मेंटेन कर रहे हैं रेगुलर, और रेगुलर पढ़ा करो और रेगुलर जुड़ा करो, ठीक है। तमाम विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाएंगे और लाइक भी साथ में कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। फिर अपन क्लास में विधिवत 50 क्वेश्चन ताबड़तोड़ क्लास चला देते हैं और रेगुलर आपकी क्लास रह रही है, तो इसी प्रकार जुड़ा करो, ठीक है, प्रतिदिन जुड़ा करो। तो बोराट का पठार स्थित है भाई, बिल्कुल सर जी, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, कुंभलगढ़ राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के मध्य बोराट का पठार स्थित है। बिल्कुल सही बता रहे हो। तो पहले का पहला ही राइट आंसर हो गया, बहुत ही शानदार, फर्स्ट ही इसका राइट हो गया भाई, बहुत ही जबरदस्त। इसी प्रकार से आपको रेगुलर पढ़ना है।
ताकि आपको बहुत सारा फायदा हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी अपन कम्युनिटी के माध्यम से एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो भी आपको बहुत सारा फायदा होगा। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन डालता रहूँगा ताकि आपको वहाँ जाकर भी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश करनी है। मैं आपको ज़्यादा भी क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। थोड़े बहुत क्वेश्चन और बढ़ा देंगे वहाँ पर भी आपको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, उनसे ही फायदा होगा एलएसए के लिए। तो वहाँ पर भी अब थोड़ा बहुत मैं और भी ज़्यादा कंटेंट डालने की कोशिश करूँगा। बच्चे काफ़ी अच्छे खासे जुड़ गए हैं, तो उनके लिए भी अब मेहनत करना कोई बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए भी, और आपको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे साथ जुड़े हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको कम कंटेंट दें या कहीं कंटेंट में थोड़ी कमी रखें, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल शानदार कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंटेंट मिलेगा। अब दूसरे का राइट आंसर आप जल्दी से प्रश्न को पहले तो पढ़ लो और फिर ऑप्शन को देख के फिर कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे को आंसर बताओ कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश अंतर्गत कौन से जिले में आता है भाई। अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अति आर्द्र जलवायु के अंदर आते हैं, ऐसा प्रश्न के अंदर बताया गया है। इसके क्या ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल सर जी, इसका तो राइट आंसर मारो भाई, ग को राइट मारो, डी को राइट मारो। झालावाड़ और बांसवाड़ा के अंदर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश इन जिलों के अंदर होती है भाई। जलवायु अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है झालावाड़ और बांसवाड़ा। बिल्कुल सर जी, इसका तो ग राइट होगा। कोई नहीं, ग को राइट कर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन बताओ। बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छे सवाल लाने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलर आपको बहुत ही बेहतरीन सवाल से बेहतरीन सवाल देने की कोशिश कर रहे हैं, तो रेगुलर पढ़ा करो, ठीक है। अब तीसरे का राइट आंसर मारो टिक कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है भाई। शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किन कारणों से होती है भाई। बिल्कुल जल्दी से देख के बताओ, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस कारण होती है भाई। तीसरे का राइट आंसर बता देना आपको। तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण, भूमंडलीय सागरीय चक्रवातों के कारण या पश्चिमी विक्षोभों के कारण लगभग दिसंबर और जनवरी इन महीनों में होती है मावठ की वर्षा, ठीक है। ये गेहूं की फसल के लिए उपयोगी होती है और जयपुर में गेहूं अच्छा खासा होता है, गेहूं है जो है उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये मावठ की वर्षा जो फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो ये दिसंबर और जनवरी महीने में आती है मावठ। भूमंडलीय चक्रवातों के कारण भी कह सकते हैं या पश्चिमी विक्षोभों के कारण भी मावठ वर्षा होती है। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल। आपको साथ साथ में थोड़ी थ्योरी भी कवर करेंगे ताकि आपको प्रश्न पूरा आराम से पूरा एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से और भी प्रश्न समझ में आ जाए। पूरी थोड़ा डिटेल में भी पढ़े ताकि आपको क्या है कि ज़्यादा थोड़ा समझ में आए, तो एग्जाम में कहीं से भी सवाल कैसा भी बने तो वो आपके से गलत ना हो। तो अब सौते का राइट आंसर मारो टिक। बिल्कुल राइट आंसर बता दो, तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर की शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त होता है भाई। अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला मानसून कौन सा है भाई। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र मानसून में अरब सागर की से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। क्या पूर्वी क्षेत्र है या उत्तर या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है या दक्षिण या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है या मध्य अरावली है। सौते का देख के राइट आंसर टिक करो। बिल्कुल सर जी, दक्षिण या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो राजस्थान में अरब सागरी द्वारा सबसे ज़्यादा वर्षा करता है भाई, वर्षा के लिए अधिकतम है ये भाई, दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी। बिल्कुल सौते का सी राइट होगा। अच्छा सवाल है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला भाई, जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई कि राजस्थान में 2 भागों में विभाजित होने वाली समवर्षा क्या कहलाती है भाई। 2 भागों में जो समविभाजित जो वर्षा रहती है समवर्षा के रूप में कहते हैं। कितने सेमी के रूप में वर्षा होगी ये बताना होगा आपको। 5वें का राइट आंसर बाहर लो टिक। बिल्कुल 50 सेंटीमीटर वर्षा जो 2 भागों में अलग अलग विभाजित करती है राजस्थान को, 50 सेंटीमीटर वर्षा। बिल्कुल। और शुष्क और अर्ध शुष्क को कितने सेंटीमीटर वर्षा अलग करती है भाई। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो शुष्क और अर्ध शुष्क को करती है, लेकिन राजस्थान को 2 भागों में 50 सेंटीमीटर वर्षा दोनों को अलग करती है। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है भाई। यदि मिट्टी में खारापन है, क्षारीयता है, तो उनके समाधान के लिए अपन क्या कर सकते हैं। क्या वृक्षारोपण करेंगे या शुष्क कृषि विधि करेंगे, समोत्सर रेखाएं या अनुसार कृषि करेंगे या खेती में जिप्सम का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत कोई नहीं बताएगा, गलत कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है भाई। खेती में जिप्सम का प्रयोग करेंगे।
क्योंकि जिप्सम का प्रयोग से ही खारापन और क्षारीयता दूर हो जाएगी। बिल्कुल सर जी, जिप्सम का प्रयोग कर लो। तो जिप्सम का आपको सूत्र आता है क्या? आपके साइंस जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जिप्सम का उत्तर होता है CaSO4.2H2O। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन्हें खारापन व क्षारीयता को समाधान के लिए जिप्सम का प्रयोग कर लेंगे अच्छी प्रकार से। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ध्यानपूर्वक पढ़ो, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से पढ़ाएंगे। कोई बच्चे कहते हैं कि सर जी आप जल्दबाजी में थोड़ा तेज पढ़ाते हो। कोई नहीं, आप आराम से पढ़ो, आपको आराम से पढ़ाएंगे। जिसको किसी को क्लास धीमी भी लगती है, किसी को तेज भी लगती है, तो किसी को धीमी लगती है तो वो तेज में भी जरूर क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि केवल बच्चों को पढ़ना है। कैसे भी पढ़ो, आपको पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है। क्लास को तेज करके देखो या धीमे कर देखो, आपका जैसा मन करे जैसा देखो, ठीक है। लेकिन क्लास को पूरी देखना, एंड तक देखना, ताकि आपको बहुत सारे पर्सन सीखने को मिल जाए इन क्लासों से। हमारा मानना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? भूरी क्षेत्र के लिए किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूरी मिट्टी पाई जाती है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती पठार या अरावली के दोनों तरफ? 7वें का राइट आंसर बताना होगा आपको। तो वन की आशा बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र के आसपास जो भूरी मिट्टी पाई जाती है, बनास जो नदी है उनके क्षेत्र के आसपास का प्रवाह क्षेत्र रहता है, वहां पर पाई जाएगी भूरी मिट्टी। बिल्कुल अच्छा सवाल है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन रहने वाला भाई। क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी है, वो क्या कहलाती है भाई? कुबड़ पट्टी क्या कहलाती है और किन जिलों में है कुबड़ पट्टी? जल्दी से देख के राइट आंसर मारो टिक। जिलों के हिसाब से बता दो मेरे को कि इन जिलों में सर जी कुबड़ पट्टी है और वहाँ क्षारीयता की सबसे ज़्यादा मात्रा रहती है, जहाँ लोग भी कुबड़ के ज़मीन के अंदर कुबड़ के कारण मतलब वो कहते हैं कि पीठ अंदर से दबी हुई रहती है। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि कुबड़ पट्टी के रूप में खारापन ज़्यादा है मिट्टी के अंदर, वो पानी के अंदर, तो खारापन के कारण हो जाता है भाई। नागौर और अजमेर के अंदर कुबड़ पट्टी पाई जाती है। नागौर और अजमेर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो आप। नागौर और अजमेर में कुबड़ पट्टी पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही खास रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है भाई? दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी कौन सा युग्म सही है भाई? जल्दी से देख के मेरे को 90 का राइट आंसर बताओ भाई। बिल्कुल सर जी, माई और चंबल दोनों दक्षिण से प्रवेश करती है राजस्थान में, क्योंकि माई तो कहाँ से प्रवेश करती है भाई? मध्य प्रदेश से करती है ना। महेद मध्य प्रदेश, महेद झील मध्य प्रदेश, धार मध्य प्रदेश से वहाँ से होती है। और संबल भी कहाँ से होती है? जानापाव की पहाड़ियाँ महू मध्य प्रदेश से होती है। तो इसी प्रकार से दोनों का ही ध्यान रखेंगे। ये दोनों ही दक्षिण से जो राजस्थान में प्रवेश करने वाली नदियां हैं, तो माई और चंबल दोनों का ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कथन कारक का है, थोड़ा बहुत छोटा कर लेते क्या? छोटा कर लो सर जी, हमारे को पूरा दिख नहीं रहा है। चलो छोटा कर दिया। अब देखो आराम से देखो और राइट आंसर बताओ। राइट आंसर बताओ, जल्दी से देख के बताओ। इधर त्रिवेणी संगम दे रखे हैं, इधर नदियां दे रखी है। तो 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर बताओ। 10वें का राइट आंसर बताना होगा। बिल्कुल, क्या मैं बता देता हूं? सर जी बता दो, हमारे को तो कमेंट सेक्शन में हमने तो लिख लिया, लेकिन आप बता दो। चलो मैं बताता हूं। तो बिगोद कहाँ है? तो बनास, बेड़स और मेनाल, ठीक है। मेनाली की जगह मेनाल भी कह सकते हैं। तो बिगोद है, बनास, बेड़स और मेनाल, बिल्कुल ये हो जाएगा। और राजमहल कहाँ है? बनास, डाई और खारी, बिल्कुल ये हो जाएगा राइट। और तीसरा रामेश्वर घाट, बनास, चंबल और सिप, ये भी राइट हो जाएगा बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला मतलब ऑप्शन बेणेश्वर धाम, तो सोम, माई और जाखम, बिल्कुल। इसी प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो सारे सही बैठ रहे, सारे सही बैठ रहे बिल्कुल। एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन राइट हो गए सर जी। तो बिगोद पूछ ले तो बनास, बेड़स, मेनाल। और राजमहल पूछ ले, राजमहल टोंक के अंदर है, तो बनास, डाई और खारी। और रामेश्वर घाट जो सवाई माधोपुर में है, तो संबल, संबल भी है लेकिन बनास, संबल और सिप। इसी प्रकार के क्रम के अकॉर्डिंग याद रखेंगे तो कि आगे कभी क्रम मतलब कन्फ्यूज नहीं होंगे और अच्छी प्रकार से आपको याद हो जाएगा। और बेणेश्वर धाम, सोम, माई, जाखम, इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा बहुत बड़ा कर देते, नहीं ये भी कथन कारक ही है, इसको भी छोटा रखने देते हैं, आपको आराम से दिख जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। देखो आराम से, जल्दी से देख के प्रश्न का राइट आंसर बताओ।
इधर नदी के नाम है, इधर उद्गम स्थल है। बिल्कुल सर जी, ऐसे कथन कारक के सवाल लाओ ताकि हमारे को और ज़्यादा फायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सीखने को मिले हमारे को। तो नदी का नाम बताना, इधर उद्गम स्थल बताना है। क्या आपको आता है कि लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, बेडस का कहाँ होता है, सोम का कहाँ होता है, माई का कहाँ होता है? जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल सही है, जल्दी से देख के बताओ मेरे को, सही आंसर बताओ। तो लूणी नदी तो सर जी नागपाड़ अजमेर से निकलती है। आप ही बता दो, हमने तो कमेंट कर दिया लेकिन आप बता दो। लूणी नदी नागपाड़ अजमेर, बिल्कुल सही है। और बेड़स नदी की जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ, ये भाई गोगुंदा हो जाएगा, बिल्कुल सही है भाई, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। और सोम कहाँ हो गई? सोम हो जाएगी बिस्मेड़ा की पहाड़ियाँ, बिस्मेड़ा की पहाड़ियाँ भाई, बिल्कुल। और माई हो जाएगी, माई अभी मैंने बताया विद्वांचल की पहाड़ियाँ, मेहद जो धारा क्षेत्र का जो मध्य प्रदेश के आसपास मेहद झील है, एक प्रकार से मेहद झील है, तो वहाँ से उनका उद्गम स्थल होता है। तो इसी प्रकार से ये राइट हो जाएगा विद्वांचल, ठीक है। तो इसी प्रकार से लूणी हो जाएगा नाग पहाड़ियाँ अजमेर के अंदर, बेड़स नदी जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो उदयपुर के अंदर है, और सोम नदी बिस्मेड़ा की पहाड़ियाँ राजसमंद के अंदर है, और माई नदी जो विद्वांचल पर्वत मेहदधार मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कौन सा बैठ रहा है, राइट आंसर क्या बैठ रहा है? बिल्कुल सर जी 3 1 4 2, बिल्कुल। तो घ को राइट बताते हैं, घ को ही राइट बताते हैं। अच्छा सवाल था। अब बड़ा कर दो सर जी, अब थोड़ा बड़ा कर दो, हमारे को बहुत ही अच्छी प्रकार से दिखना चाहिए ताकि हम आराम से पढ़ सके। चलो बड़ा कर दिया, देखो आराम से पढ़ो, आराम से, आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, हम दिक्कत ले लेंगे लेकिन आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। पढ़ो आप तो बस आराम से पढ़ो बस। राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है भाई? राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद, जैसमंद, नक्की झील, पुष्कर झील? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक लगाओ। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। तो सर जी ये तो जैसमंद है, बिल्कुल जैसमंद को राइट बता दो। जैसमंद कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल सर जी। राजस्थान में कृत्रिम झील सबसे बड़ी झील है, और मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील है भाई, ठीक है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है, सांबर झील जो जयपुर के अंदर। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू के अंदर। पुष्कर झील अजमेर के अंदर। और राजसमंद झील है वैसे राजसमंद के अंदर है, बिल्कुल। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अच्छे सवाल बनते हैं नदियों से भी। अगला सवाल ही बहुत ही बेहतरीन, ये तो खूब बार एग्जाम में आया हुआ, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ। राजस्थान में किस प्रसिद्ध झील जो नटनी का सबूतरा बना हुआ है भाई? किस झील पर नटनी का सबूतरा बना हुआ है भाई? राणा लाखा के समय का काल के समय नटनी का सबूतरा उन समय बना था भाई। तो कौन सा था भाई? उस समय आपको पता होगा कि कौन सी झील थी, किस खान को उस समय खनन हुई थी, सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था। इसी प्रकार से वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यानपूर्वक 13वें का राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल सर जी, पिसोला बता दो। पिसोला का निर्माण किया था किसने? बंजारों द्वारा। लाखा के शासनकाल में बंजारों द्वारा पिसोला झील का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रकार से प्रश्न है भाई, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से आया भाई, बहुत ही जबरदस्त पॉलिटी का सवाल है ये तो सरकार की आंख, कान और बाहें किस बाती जिले में कौन कार्य करता है? ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। सरकार की आंख, कान और बाहें बाती कौन कार्य करता है? जिलाधीश, जिला पुलिस अधीक्षक, संभागीय आयुक्त, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में। बिल्कुल सर जी ये प्रश्न आ चुका है, आप ध्यान में रखेंगे, सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो जिलाधीश हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो जिलाधीश को ही राइट बता दिया मैंने, बिल्कुल अच्छे प्रकार से प्रश्न है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भाई पॉलिटी से आया है, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटी तो आपके बहुत जुड़ी हुई है भाई। पॉलिटी के तो भर के सवाल आ सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो नॉर्मल 5 क्वेश्चन तो आएंगे, क्योंकि वेटेज मैंने इस प्रकार से आपको मेंटेन एक दिन में मतलब बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमारे किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने उस टाइम में उनको बच्चों को बताया था कि आपके 30 क्वेश्चन के आसपास तो राजस्थान जी के आ जाएगा, जिसमें 10 भूगोल के गिन लो, 10 हिस्ट्री के गिन लो, और 10 आर्ट एंड कल्चर गिन लो। फिर 5 क्वेश्चन मान लो राजस्थान की राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी के, 5 क्वेश्चन मान लो दैनिक विज्ञान जो साइंस से रहेंगे, 5 क्वेश्चन मान लो कि कंप्यूटर के रहेंगे, और 5 क्वेश्चन ही मान लो कि आपके जो अर्थव्यवस्था या समय सामयिक की जो योजनाएं हैं और पशुओं से रिलेटेड जो योजनाएं चल रही है, या राजस्थान सरकार द्वारा जो नियमित जो करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं, इसी प्रकार से आपको वहाँ पूछे जा सकते हैं 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन का आपको पोर्शन मैंने इस प्रकार से डिवाइड किया है, तो आपको पूरे मतलब इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, रेगुलर पढ़ाया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो आप तो बस पढ़ा करो, रेगुलर जुड़ा करो, बस आपको बहुत सारा इन क्लासों से फ़ायदा होगा।
तो अब 15वें का राइट आंसर बताएंगे। तमाम बच्चे 15वें का राइट आंसर बता देंगे। तो संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है भाई? बताओ, जल्दी से देख के बताओ। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायाधीश में की नियुक्ति का प्रावधान है भाई? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस में है भाई? बिल्कुल सर जी, अनुच्छेद 263, अरे 33, बिल्कुल सॉरी, अनुच्छेद 233 के अंदर, अनुच्छेद के अंदर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 233 अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा? ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भी कि रियासतों से संबंधित समस्याओं का प्रावधान करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई भाई? रियासती विभाग, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही एकीकरण से संबंधित है रियासती विभाग। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई। 16वें का राइट आंसर बता दो मेरे को। तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 में रियासती विभाग की स्थापना हुई थी भाई। किन्होंने की थी आपको पता है क्या रियासती विभाग की स्थापना? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही बता रहे हो, तमाम बच्चे सही बता रहे हैं। कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखा करो ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो और भी बच्चे आपसे सीखे और आपको भी उन बच्चों से सीखने को मिले। तो हर प्रकार से आप कमेंट करो ताकि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल सके। तो राजस्थान में रियासतों को एकीकरण का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, न कि अवरोही। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है राजस्थान में रियासतों को। कूट दे रखे, जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल, इसमें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इस प्रकार से बैठेगा भाई। 17वें का मैं फर्स्ट ही राइट करूंगा क्योंकि टॉक थी भाई दूसरे जो एक शरण के अंदर, और तीसरे शरण के अंदर उदयपुर थी, चौथे शरण के अंदर हो जाएगी जैसलमेर थी क्योंकि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये बड़ी बड़ी रियासतें जो चौथे शरण में थी, और अजमेर जो छठे शरण में था। तो इसी प्रकार से सभी ध्यान में रख लेंगे अच्छे प्रकार से। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छे प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर, करौली, धौलपुर या भरतपुर? जल्दी से देख के मेरे को राइट आंसर मारो टिक, जो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो आप। तो सर जी मत्स्य संघ की तो राजधानी अलवर थी क्या? बिल्कुल सर जी, अलवर ही थी, अलवर ही थी। प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत थे। और नाम किसने दिया था मत्स्य संघ? KN मुंशी ने दिया था। बिल्कुल इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अच्छे सवाल बनते हैं भाई। एकीकरण से भी, एकीकरण को भी आप अच्छे से पढ़ लेना भाई। इतिहास के अंदर एकीकरण के भी सवाल आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया भाई? ऐसे सवाल आपको कंफ्यूज करते हैं कि महाराज प्रमुख, राज प्रमुख कौन था? तो उस समय आपको अलग अलग एकीकरण के समय ध्यान में रखना होगा। तो 1948 का पूछा है तो ये बता सकते हो मत्स्य संघ। बिल्कुल जल्दी से राइट आंसर बताओ मेरे को। सर जी इसका तो महाराजा उदयभान सिंह होगा जो मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे। बिल्कुल, तो मैंने उदयभान सिंह को ही राइट बताया है। बिल्कुल देख लो, आराम से देख लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही खास रहने वाला है कि राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? यह भी सवाल 2 या 3 बार एग्जाम में आ चुका है भाई। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड या RPSC द्वारा जो एग्जाम रहते हैं उनके अंदर आ चुका है 2 या 3 बार। अच्छा सवाल है। 184 लाख रुपए थी जो मत्स्य संघ की आय। बिल्कुल अच्छा सवाल था, जबरदस्त, आपको आराम से जानकारी मिल गई अच्छी प्रकार से। और आप एकीकरण को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एकीकरण के आपके सवाल बन सकते हैं। एकीकरण खास टॉपिक रहता है, हर एग्जाम में सवाल बनते हैं। इस टॉपिक से 100% सवाल बनने की संभावना है। तो आप एकीकरण को अच्छे से आज पढ़ लेना, ठीक है, आज ही पढ़ लेना। मैं क्लास में आपको थोड़ा बहुत हिंट देता रहूँगा कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन किसके पूछे जाते हैं या ज़्यादातर प्रश्न किसके आए हैं एग्जाम के अंदर। तो इसी प्रकार से आपको उसी दिन उसी क्लास के देखने के बाद जस्ट आपको एक बार आंखों से मतलब देख लेना है या थोड़ा बहुत उसको रिवीजन मार लेना है। यदि आपको नहीं आ रहे तो उनको पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ में रिवीजन हो जाए और अच्छी प्रकार से पढ़ सको। बाकी आप रेगुलर पढ़ रहे हो इसी प्रकार से, जैसे भी थ्योरी पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, कहीं टेस्ट सीरीज भी ले रखी है तो उसी भी पेपर सॉल्यूशन कर रहे हो, तो आप जैसे भी पढ़ रहे हो ऐसा बढ़िया है। लेकिन जो टॉपिक आपका ज़्यादातर प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को भी करना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्जाम के अंदर कहीं प्रश्न गलत ना हो जाए आपका।
तब आप 21वें का राइट आंसर बारह टिक कि 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार द्वारा भरतपुर प्रशासन को किसे नियुक्त किया गया भाई? इसका बताओ राइट आंसर मेरे को। 14 फरवरी 1948 में भारत सरकार द्वारा भरतपुर प्रशासन का किसे नियुक्त किया गया भाई? 21वें का राइट आंसर बता सकते हो बिल्कुल, जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ मेरे को। तो एस एन सप्रू जो भारत सरकार द्वारा भरतपुर के अंदर नियुक्त किया गया था प्रशासन के रूप में, एस एन सप्रू, ये हो जाएगा भाई। अच्छा सवाल बनता है भाई, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन आया भाई, बहुत ही खास क्वेश्चन आया कि देशी रियासतों में 25 मार्च 1948 में गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी भाई। संयुक्त राजस्थान का हिस्सा कौन नहीं थी भाई? देशी रियासतों में 25 मार्च 1948 में गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर या शाहपुरा? 22वें का राइट आंसर बता सकते हो मेरे को। सर जी उदयपुर नहीं थी, बिल्कुल उदयपुर को ही मैंने राइट बता दिया भाई। 25 मार्च 1948 का बताया है, संयुक्त राजस्थान में हिस्सा नहीं थी। अच्छे प्रकार से, ठीक है, 22वें का सी राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही ये भी बेहतरीन सवाल आया भाई, बहुत ही खास क्वेश्चन आपके बीच आ गया कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बिल्कुल, बहुत बार एग्जाम में बन चुका सवाल, बहुत बार एग्जाम में बन चुका सवाल है। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किसने कहा था भाई? कौन से शासक थे और कहाँ के शासक थे? क्या आपको पता है क्या? सर जी हमारे को पता है, बिल्कुल पता है कि बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह थे। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह थे जिन्होंने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। विलय पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर करते हुए इस प्रकार से कहा। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, अच्छे सवाल बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल आया अभी। वर्धतम राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता किसने किया भाई? मतलब उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, इसी प्रकार से कह सकते हैं। वर्धतम राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे भाई? 24वें का राइट आंसर बता सकते क्या? बिल्कुल सर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था भाई। चौथा शरण था, उनके उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और तीसरे शरण के कौन थे? जो संयुक्त राजस्थान था उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये देखो रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मत्स्य संघ के कौन थे? तो एन.वी. गॉडगिल थे। इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे। और जो एकीकरण बना उनमें सर्वप्रथम मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। और बीपी मेनन जो मुख्यतः सचिव थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ उन्होंने भी सचिव के रूप में मुख्य कार्य किया था भाई एकीकरण के लिए। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई कि टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया? टोडगढ़ मतलब राजस्थान का अलग अलग क्षेत्र था भाई, 1956 के मध्य जो हुआ था। तो इसी प्रकार से इसका भी यही राइट हो जाएगा कि 1956 में भाई टोडगढ़ को ही राजस्थान में शामिल किया गया था। तो अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र उस समय 1 नवंबर 1956 के अंदर जो अजमेर के अंदर शामिल कर दिया गया था। तो 1956 इसका टोडगढ़ जो राजस्थान में शामिल हो गया। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, कितने सोपानों में सिरोही को राजस्थान का विलय हुआ भाई? कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ, ये बताना होगा आपको। जल्दी से देख के बताओ। अब मात्र 25 सवाल रहे हैं, उनको भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर लेंगे। 25 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं अपने। तो मतलब सोपानों में सिरोही को अलग अलग विलय हुआ था भाई, 2 सोपानों में। इसी प्रकार से कह देंगे भाई, इसका ख राइट हो जाएगा अच्छे प्रकार से, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन है भाई, ध्यानपूर्वक पढ़ो कि सिरोही का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ भाई? सिरोही का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? 27वें का अभी तो मैंने डिस्कस किया था कि अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र और आबू का दिलवाड़ा क्षेत्र, इनको राजस्थान में 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में मिला दिया गया। इसी प्रकार से 1 नवंबर 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 27वें का। अच्छे प्रकार से जल्दी से देख लेंगे, आराम से। ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होंगे उस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो आपको ही आते हैं, वो उनको तो केवल प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाते हैं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और एक बार दिमाग के अंदर वापस रिपीट हो जाए, इसलिए इन प्रश्नों को बार बार लाना पड़ता है। तो भारत सरकार द्वारा 5 फरवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन मतलब सौंपा किसको था? किस सरकार को सौंपा गया था? मध्य प्रदेश सरकार या बम्बई सरकार, गुजरात सरकार या राजस्थान सरकार? 5 फरवरी 1949 में बम्बई को प्रशासन सौंपा गया था, बम्बई सरकार को। बिल्कुल, तो इसको बम्बई इसका राइट हो जाएगा भाई अच्छी प्रकार से। 28वें का बम्बई राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई?
अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला आपके बीच। क्या बताया जा रहा है कि अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र का राजस्थान में विलय कब हुआ भाई। ये देखो मैंने अभी अभी आपको प्रश्न बात बता रहा हूँ तो और आगे क्वेश्चन आ ही रहे हैं भाई। तो देखो अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में विलय कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में हुआ था। अभी तो मैंने बात की इसकी। बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, जबरदस्त रहने वाला भाई कि एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान को मिलाने का प्रयास किया था भाई। पाकिस्तान को मिलाने का प्रयास किसने किया था। पाकिस्तान में मारवाड़ क्षेत्र को वो पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, ऐसा शासक कौन था भाई मारवाड़ का। क्या हनुमंत सिंह, उमेद सिंह, जसवंत सिंह या कोई नहीं, इनमें से मतलब कोई नहीं। तो इसी प्रकार से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे को। बिल्कुल सर जी, हनुमंत सिंह था जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, मारवाड़ को ही पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, राजस्थान का कबाड़ा करना चाहता था। बिल्कुल राजस्थान का कबाड़ा करना चाहता था, राजस्थान को नक्शा बदलना चाहता था। लेकिन भला हो उन सरदार वल्लभ भाई पटेल का और बीपी मेनन का, जिन्होंने अपने राजस्थान को बहुत ही अच्छी तरीके से कहीं बिखरने नहीं दिया और एक जगह संगठित कर सारी रियासतों को एक जगह मिलजुल कर कोशिश की बनाने की और संपूर्ण राजस्थान का अच्छी प्रकार से पूरा एकदम व्यवस्थित राजस्थान का नक्शा बन गया। नहीं तो राजस्थान को भाई बिखेर देते भाई। ऐसे भी शासक थे अलग अलग, कोई हाड़ौती संघ बनाना चाहता था, कोई राजस्थान यूनियन बनाना चाहता था, कोई पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ऐसे भी शासक हुए अलग अलग प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन अब बताओ मेरे को राइट आंसर, 31वें का राइट आंसर बताओ कि राजस्थान में रियासतों को एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था भाई। एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था, ये बताओ मेरे को। 31वें का राइट आंसर बता दो मेरे को। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या राइट हो जाएगा भाई, क्या बता सकते हो आप। बिल्कुल सर जी, एकीकरण के समय अभी तो मैंने बताया कि हनुमंत सिंह था, तो हनुमंत सिंह को ही राइट बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, बहुत ही खास रहने वाला भाई, बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला। ये क्लास है भाई रेगुलर रह रही है, तो इसलिए जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको मैं जानकारी दे देता हूँ कि इन क्लासों को आप एग्जाम तक ले लोगे ना, 13 जून तक आपको रेगुलर पढ़ाएंगे भाई। 13 जून तक आपको रेगुलर पढ़ाएंगे और रेगुलर पशुधन सहायक के लिए तैयारी करवाएंगे अच्छी प्रकार से। जितनी कोशिश रहेगी उतनी कोशिश हम रेगुलर करवाने की कोशिश करेंगे। फिर कई बार कोई समस्या आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं, आपको अब जो कंटेंट दे रहे हैं वो भर भर कर दे देंगे। तब भी जब क्लासें मेरे यूट्यूब चैनल पर रहेगी वो भी अपलोड क्लासें आप देख सकते हो। और भी अपनी जो थोड़ा बहुत कई टाइम मेरे को कहीं बाहर जाने में हुआ तो आपको और भी बाद में मैं क्लासें देने की कोशिश करूंगा। लेकिन जितने दिन दे सकता हूं इतने दिन तो आप आराम से पढ़ो और बिल्कुल आराम से तैयारी करो, ठीक है। जब तक आपको तैयारी करवा रहे हैं तब तक तो आप पढ़ते रहो। और पुरानी भी जिन्हें मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, लगभग 32 वीडियो डल चुके हैं जो पशुधन सहायक के लिए, तो वो भी क्लासें आप जाके आराम से देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल निःशुल्क पढ़नी होगी आपको, यूट्यूब चैनल के माध्यम से रेगुलर पढ़ना। अब मेरे को 32वें का राइट आंसर बताना होगा आपको। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत संघ में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक कौन था। भारत संघ बना उस समय अधिमिलन की जगह अधिनियम है भाई, ठीक है। अधिनियम इसको मान लेंगे। अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था, तो पहला शासक कौन था जल्दी से बताओ मेरे को। पहले तो आप राइट आंसर बताओ फिर मैं राइट आंसर बताऊंगा। क्या आपको पता है क्या सर जी, बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे, जिन्होंने राजस्थान के प्रथम शासक थे, जिन्होंने भारत संघ अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक थे, बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, सही बता रहे हो। आप तो होशियार हो भाई, होशियार हो। आपको तो केवल रिवीजन कराने की ज़रूरत है बस, बाकी आप तो वैसे पढ़ चुके हो, बिल्कुल सब पढ़ चुके हो। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करते समय 25 या 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों को मतलब राजाओं को सम्मेलन किसने बुलाया भाई। मतलब क्या करना चाहते थे, राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। और राजस्थान यूनियन मतलब अलग से वो अपना क्षेत्र बनाना चाहते थे, तो राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों को अलग सम्मेलन में बुलाया। तो वो कहाँ पर सम्मेलन के अंदर बुलाया था ये आपको बताना होगा। 33वें का राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या राइट होगा जल्दी से बताओ मेरे को। बिल्कुल सर जी, मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने बुलाया था भाई इन राजाओं को कि आप हमारे यहाँ आओ और अपन सब मिलकर राजस्थान यूनियन बनाएंगे भाई। तो ये भी राजस्थान का कबाड़ा करना चाहते थे भाई, राजस्थान को बिखेरना चाहते थे भाई।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आराम से आप प्रश्न को पढ़ो पहले कि नव राजस्थान में एकीकरण में राजस्थानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? राजस्थान एकीकरण की राजस्थानी मुद्दों के अकॉर्डिंग हल करते समय कमेटी का अध्यक्ष कौन था? जल्दी से बताओ। नव राजस्थान एकीकरण में बताया गया है। 34वें का राइट आंसर हो जाएगा B.R. पटेल। B.R. पटेल था जो कमेटी के अध्यक्ष थे। बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान में रख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है कि दक्षिणी राजपूताना के 16 राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किया? हाड़ौती संघ, देखो ये भी राजस्थान का कबाड़ा करना चाहते थे। ये भी दो दक्षिणी राजपूताना के 16 राज्यों को एकीकृत करके, मतलब दक्षिण क्षेत्र में जो राजा थे, राजपूताना थे, उनको अपने साथ मिला देते थे और मिलाना मतलब चाहते थे, और फिर वो भी अलग से हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। ऐसे कौन से राजा थे, क्या आपको पता है? 35वें का राइट आंसर बताओ। तो महाराव भीम सिंह जो कोटा के थे वो अलग से हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलो मिलान करने का कोई दिक्कत नहीं, मिलान भी कर लेंगे। सुमिलित नहीं बताया है, 36वें का बताना है राइट आंसर क्या? बिल्कुल 36वें का सर जी बताओ। तो तीसरा शरण 18 मार्च 1948, बिल्कुल राइट है, 18 मार्च 1948 तीसरा शरण सही है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या करा भाई? कौन सा सुमिलित नहीं है? 37वां क्वेश्चन है बिल्कुल, तो 30 मार्च 1949, यही गलत होगा क्योंकि 1948 है। 1948 न होकर 1949 में हुआ था भाई, 1949। और पंचम शरण 5 मई 1949, बिल्कुल ये तो राइट है, ये भी राइट है। और षष्ठम शरण 26 जनवरी 1950, ये भी राइट है। तो इसके अंदर केवल ख गलत बैठ रहा है, बाकी तीनों राइट बैठ रहे हैं। पहला राइट है, तीसरा राइट है, चौथा राइट है, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान में रखेंगे। केवल मैं एक इसको गलत बता देता हूं क्योंकि ये 30 मार्च 1949 हो जाएगा, 48 नहीं होगा। ये इस प्रकार से ध्यान में रख लेंगे। बाकी तीनों सही थे, ठीक है। सही कौन सा नहीं था ये बताना था। अब मेरे को अगला क्वेश्चन बताओ, 37वें का राइट आंसर बताओ कि राजस्थान राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? ये बताना आपको। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 37वें का राइट आंसर बता दो मेरे को, जल्दी से देख के बता दो मेरे को। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, बिल्कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन जो एकीकरण में कुल इतना समय लगा था भाई, अच्छी प्रकार से। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर रहने वाला है कि आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? आज़ादी से पूर्व जो नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने थे राजस्थान के अंदर, लावा, कुशलगढ़ और निमराना। उपरोक्त सभी, बिल्कुल सर जी उपरोक्त सभी को ही बताओ क्योंकि ये तीनों ही थे, हमने तीनों ही पढ़ रखे हैं, तो मैंने तीनों को राइट बता दिया, ठीक है। लावा कहाँ था? टोंक के अंदर। कुशलगढ़ कहाँ था? बांसवाड़ा के अंदर। निमराना कहाँ था? निमराना अलवर के अंदर। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। और वहाँ के शासक कौन थे इनके, वो भी ध्यान में रख लेंगे। इनके भी क्वेश्चन बन चुके हैं भाई, क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा भाई कि राजस्थान में सिरोही रियासत का विलय किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ भाई? सिरोही रियासत थी, उनका विलय किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ? 39वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। 1 नवंबर 1956 में हुआ था ना भाई सिरोही का विलय। तो मोहनलाल सुखाड़िया उस समय कौन थे? मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उनके समय ही हुआ था भाई। तो मोहनलाल सुखाड़िया को भी मैंने राइट बता दिया भाई। अब अगला क्वेश्चन भाई मिलान करने का है। चलो इसको मिलान करते हैं आराम से, थोड़ा छोटा करके आराम से मिलान करते हैं भाई। एक तरफ संघ दे रखे हैं, दूसरी तरफ अब देखो आराम से मिलान करो। चलो प्रधानमंत्री और एक तरफ संघ दे रखे हैं अलग अलग, मतलब किन से कौन सा मिल रहा है भाई। एकीकरण में चरण दे रखे हैं अलग अलग के। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? राजस्थान संघ के कौन थे? संयुक्त राजस्थान के कौन थे? वर्ध राजस्थान के कौन थे? मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं और प्रधानमंत्री, दोनों भी अलग अलग पद थे, ठीक है। तो मत्स्य संघ के कौन थे? 40वें का राइट आंसर बताना है, जल्दी से देख के मेरे को राइट आंसर बताओ। तो मत्स्य संघ के थे शोभाराम कुमावत, बिल्कुल राइट आंसर बताओ शोभाराम कुमावत को। राजस्थान संघ के कौन थे? राजस्थान संघ के कौन थे, क्या आपको पता है? बिल्कुल सर जी गोकुल लाल असावा थे, तो गोकुल लाल असावा को ही राइट बता दिया। फिर संयुक्त राजस्थान के कौन थे? संयुक्त राजस्थान के कौन थे भाई? तो माणिक्यलाल वर्मा थे, बिल्कुल सर जी माणिक्यलाल वर्मा को बताओ संयुक्त राजस्थान के। और वर्ध राजस्थान के कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे। इसी प्रकार से हो जाएगा भाई। तो कौन सा राइट बैठ रहा है?
दूसरा पहला, दूसरा पहला, चौथा तीसरा, चौथा तीसरा। ठीक है, तो इसका ग ही राइट बैठ रहा है, बिल्कुल ग राइट बैठ रहा है, एकदम शानदार। अच्छे तरीके से देख लो, ध्यानपूर्वक देख लो। ऐसे कथन कारक के सवाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी, आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। अब अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अब आगे आपकी भाई साइंस और आगे थोड़ा बहुत कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को भी कर लेंगे। साइंस और कंप्यूटर के भी अच्छे खासे सवाल बनते हैं, ये भी आपको एग्जाम है, इनके भी साथ साथ में तैयारी करनी। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर छोड़ दो, साइंस छोड़ दो और केवल राजस्थान जीके को पढ़ लो, लेकिन इस बार सिलेबस में आपको बदलाव हो चुका है, तो आप ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को करने की कोशिश करनी है, न कि आप केवल राजस्थान जीके को पढ़ के चले जाओ, फिर आपको वहाँ नुकसान पहुँचना तय होगा, क्योंकि इनके भी सवाल वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। 41वें का क्या राइट होगा कि रक्त स्राव रोग विटामिन की किसकी कमी के कारण होता है? रक्त स्राव रोग विटामिन की किसकी कमी के कारण रक्त स्राव रोग होता है? जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर मारो। टिक। सर जी 41वें का क्या राइट होगा? तो बता दूं तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के जो रक्त स्राव के लिए विटामिन के एक रहता है भाई। अच्छा क्वेश्चन, आप विटामिन सारे विटामिन पढ़ लेना एक बार, जितने भी विटामिन हैं। विटामिन ए की कमी से जैसे कि रतौंधी रोग होता है, बी से बेरीबेरी होता है, सी से स्क्रोइड होता है, डी से रिकेट्स होता है, ई से नपुंसकता या वो इस प्रकार से कह सकते हैं भाई। तो अलग अलग प्रकार से आपको सारे विटामिन मतलब ध्यान में रख लेना, किन की क्या बीमारी है, किन का क्या रासायनिक नाम है और विटामिन की खोजकर्ता कौन थे। इसी प्रकार के विटामिन का सवाल आपके बनने की 100% संभावना है, तो इसी प्रकार वो भी पढ़ लेना। ठीक है, सारे विटामिन पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि पेनिसिलियम का स्रोत कौन सा है भाई? कवक है, जीवाणु है, वायरस है या शैवाल है? जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर टिक करो। तो पेनिसिलियम क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम एक कवक है। पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है। बिल्कुल सर जी, कवक को ही राइट बता दो, तो कवक को ही मैंने राइट बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़बरदस्त है, आराम से पढ़ लो, ध्यानपूर्वक पढ़ो भाई कि बासमती किसकी किस्म है भाई? बासमती किसकी किस्म है? क्या आपको पता है क्या? गेहूं की, चावल की, बांस की या बाजरा की? सर जी नहीं नहीं, ये तो चावल की बताओ। चावल की है किस्म भाई। बासमती किसकी किस्म है? चावल की है। गेहूं की तो सोनालिका है। अलग अलग प्रकार से किस्में रहती हैं, अलग अलग। तो आपको मुख्यतः किस्में रहती है आपको, जैसे कि मक्का की माई कंचन, माई धवल, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन भी नॉर्मल बन सकते हैं जीके के, या आराम से मतलब नॉर्मल जनरल राजस्थान का जीके रहता है, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और कृषि का भी आपका टॉपिक जुड़ा हुआ है कि राजस्थान की कृषि एवं पशुपालन, तो इसी प्रकार से ऐसे भी राजस्थान जीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पक्षी जो उड़ नहीं सकते, ऐसे कौन से पक्षी है जो उड़ नहीं सकते? क्या मुर्गी, शुतुरमुर्ग, कौवा या सील? राइट आंसर टिक करो भाई, तमाम बच्चे राइट आंसर टिक करो, तमाम साथी राइट आंसर टिक कर दो भाई। बिल्कुल सर जी, शुतुरमुर्ग को राइट बताओ आप, तो शुतुरमुर्ग को राइट बताओ, क्योंकि शुतुरमुर्ग जो पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। शुतुरमुर्ग के साथ मैं दो और ऐड करना चाहूँगा, एक कीवी है और एक पेंगुइन है, वो भी एक प्रकार के पक्षी हैं। कीवी और पेंगुइन वो भी उड़ नहीं सकते, पक्षी हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मधुमक्खी पालन किसे कहेंगे, या मधुमक्खी पालन किस कल्चर से जुड़ा हुआ है? एपीकल्चर से, सिल्वीकल्चर से, सेरीकल्चर से या जलीय संवर्धन से? जल्दी से देख के राइट आंसर टिक करो भाई, राइट आंसर टिक करो। तो मधुमक्खी पालन किससे जुड़ा हुआ है? क्या आपको पता है क्या? सर जी एपीकल्चर से जुड़ा हुआ है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से। सिल्वीकल्चर वनों के संवर्धन या वनों के लिए कह सकते हैं कि सिल्वीकल्चर का उपयोग किया जाता है। और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, शहतूत की खेती होती है, रेशम कीट पालन में सेरीकल्चर का प्रयोग किया जाता है भाई। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन अब कंप्यूटर से सवाल आने वाला है। 5 क्वेश्चन अपन कंप्यूटर के भी करेंगे। कंप्यूटर भी आपके 5 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। डीएनएस का तात्पर्य क्या भाई? डीएनएस का तात्पर्य क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। बिल्कुल, डोमेन नेम सिस्टम को ही मैंने राइट बता दिया भाई। डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही खास, बार बार एग्जाम में आने वाला सवाल कि क्या बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या रहता है भाई? आईसी का क्या अर्थ रहता है? एकीकृत आवेश रहता है, एकीकृत धारा रहती है, एकीकृत परिपथ रहता है या आंतरिक परिपथ रहता है? जल्दी से देख के मेरे को राइट आंसर बताओ, जल्दी से देख लो। 47वें का राइट क्या हो जाएगा? एकीकृत परिपथ। बिल्कुल एकीकृत परिपथ हो जाएगा भाई। एकीकृत परिपथ का मतलब आईसी का अर्थ रहता है एकीकृत परिपथ।
फुल फॉर्म भी आपको कंप्यूटर में फुल फॉर्म के सवाल 1 या 2 आ सकते हैं, तो आप फुल फॉर्म सारी पढ़ लेना। मैं कहता हूं कि एक बार पूरी लिस्ट कंप्यूटर से जाके ई मित्र पर जाओ और कंप्यूटर से लेकर आप पूरी फुल फॉर्म को एक अपने जो कागज़ रहता है कागज़ पर पूरी मतलब एकदम लिख लो या प्रिंट निकाल दो और फिर वहाँ उनको पूरी आपको एग्ज़ाम जहाँ आपका टेबल है स्टडी टेबल वहाँ उनके आगे चिपका दो और फिर आपका फुल फॉर्म से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि 50 फुल फॉर्म आपको अच्छी तरह से मतलब जो एग्ज़ाम में आने लायक जो इंपॉर्टेंट रहती है, और मेरी बुकलेट के अंदर भी मैंने फुल फॉर्म को ऐड किया ताकि आपका कहीं से क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपको फुल फॉर्म आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेनी, ठीक है। फुल फॉर्म सभी बच्चे पढ़ लेंगे और बिल्कुल फुल फॉर्म के 100% क्वेश्चन आने की संभावना है कंप्यूटर के अंदर, तो आपका 100% सवाल बनेगा भाई। सीपीयू का तात्पर्य क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है आपको, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क रहता है। बिल्कुल जल्दी से देख के बताओ मेरे को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क दिमाग रहता है भाई। अच्छे प्रकार से इसका बी राइट हो जाएगा भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा भाई? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है भाई? क्या प्रिंटर है, क्या माउस है, कीबोर्ड है, या अर्थमेटिक एंड द लॉजिक यूनिट है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यही होगा जो सीपीयू का भाग रहता है। बिल्कुल सर जी, यही रहेगा। ALU इसे बोलते हैं, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, बिल्कुल अच्छी प्रकार से। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। बहुत ही ताबड़तोड़ क्लास में 50 क्वेश्चन अपने 1 घंटे भर की क्लास रही, वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास ली भाई। बहुत ही आपको शानदार क्वेश्चन देखने को मिले भाई। अब 50वां क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं भाई। क्या बताया जा रहा है कि परिचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ है भाई? बूटिंग क्या रहती है, क्या आपको पता है? क्या बूटिंग का क्या अर्थ रहता है? क्या कंप्यूटर को पुनः चालू करना, इसी कहा जाएगा बूटिंग। बिल्कुल, कंप्यूटर को पुनः चालू करना उन्हीं कहा जाएगा बूटिंग। अच्छी प्रकार से, बहुत ही शानदार, अच्छे प्रकार से आपने बताया, बहुत ही ज़बरदस्त। अब क्या आगे जानकारी है? जानकारी तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए मतलब अब वो कहते हैं कि अब मात्र आपके पास कितने महीने रहे हैं? 2 महीने रहे। तो आपका एग्ज़ाम कब है? 13 जून को है। 13 जून को आपको एग्ज़ाम है, ठीक है। तो 13 जून तक आपको क्या करनी है भाई? LSA के लिए तैयारी करनी है। LSA, तो LSA के लिए, पशुधन सहायक के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो, तो वो उसके लिए अपन एक बुकलेट का निर्माण किया है। आपको मैंने पहले भी थोड़ी बहुत जानकारी दी, लेकिन बच्चे जो कोई क्लास में पीछे की तरफ जुड़ रहा है या किसी को जानकारी कोई नहीं मिली है, तो उसको अभी भी उनको बता देते हैं कि भाई जानकारी आपको इसलिए है क्योंकि आपके लिए भाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक बुकलेट का निर्माण किया है। बुकलेट के अंदर क्या है? 1100 क्वेश्चन है। 1100 क्वेश्चन में आपको बुकलेट सारे क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन रहते हैं ना, वो 50 क्वेश्चन पूरी तरीके से अपने ऐड करने की कोशिश की है, और जितने क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने की कोशिश की है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आए हुए सवाल, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से 1100 क्वेश्चन मात्र 49 रुपये में। कितने? 49 रुपये में आपको केवल 1100 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से। काफ़ी बच्चों ने इसके लिए मेरे को फ़ोन भी किए, लेकिन ये केवल आपको 3 या 4 दिन के भीतर उपलब्ध करवा सकते हैं। अभी हमारे पास अब करंट अफेयर्स के सवाल थोड़े बनने बाकी है। करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत बन जाए, फिर आपको अपन उपलब्ध करवा देंगे आपको पूरी बुकलेट एकदम व्हाट्सअप के जरिए। एक मैं नंबर जारी करूंगा व्हाट्सअप पर, उन नंबर पर मेरे को आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मैसेज कर लेना, कॉल मत करना, मैसेज करना, और फिर आप वहां जाकर आपको डेमो भी दे देंगे चाहिए तो, नहीं तो आपको डायरेक्ट उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है, बुकलेट। तो आप 3 या 4 दिन वेट करो, उसके बाद आपके लिए बुकलेट तैयार हो रही है, उसके बाद आप बुकलेट ले लेना, ठीक है। अच्छी प्रकार से जो LSA की तैयारी करें उनके लिए 50 क्वेश्चन की बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन बुकलेट रहने वाली है। तो आपको 15 तारीख तक अपनी कोशिश है कि 15 तारीख से पहले बच्चों को दे दी जाए, ताकि आप आराम से 1100 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ ले, और एग्जाम में आने लायक सवाल है तो आपको इनसे प्रश्नों से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसमें अपने कंप्यूटर भी लिया है, पॉलिटी भी लिए, साइंस भी लिए, राजस्थान करंट अफेयर्स भी लिया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सारे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार से आप उनको खरीदना। 15 के बाद अपन लॉन्च करेंगे, तो आप 15 तक वेट करो, उसके बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तभी अगले क्लास में मिलते हैं।